Good morning, students. So, today we are going to start about carbohydrates. So, what are carbohydrates? Carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or ketones or the substance which produce them on hydrolysis. So, carbohydrates or saccharides. Carbohydrates का दूसरा नाम है saccharides. They are polyhydroxy aldehydes or ketones or substances that yield such compounds on hydrolysis. Carbohydrates include not only sugar but also the starch that we find in foods such as bread, pasta and rice. So कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये नहीं है कि जस्ट जो नॉर्मल शुगर है उसको ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, लेकिन स्टार्च जो होता है दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अब the term carbohydrate comes from the observation that when you heat sugars you get कार्बन एंड वाटर. तो कार्बोहाइड्रेट कैसे आया है? बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट है उसको गर्म करने के बाद अपने को कार्बन मिलता है एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, दैट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इसके वजह से उसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड द रिलेशन विद बायोकेमिस्ट्री. कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ ट्रमेंडस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. तो ह्यूमन बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी थ्रू ऑक्सीडेशन. कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है हमारे बॉडी में एंड उसके वजह से अपने को एनर्जी मिलता है. दे सप्लाई कार्बन फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेल कंपोनेंट्स. बॉडी में जो सेल है okay, to synthesize that cell we need carbon and that carbon is obtained from carbohydrates. This serve as a form of stored chemical energy. कार्बोहाइड्रेट अपने अंदर बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है ताकि बाद में वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सके. This serve as a form of stored chemical energy. They form a part of structure of some cells and tissues. Okay, so बॉडी में जो सेल है, थोड़े सेल्स है, जो टिश्यूज़ है, उसके कंपोजिशन में भी कार्बोहाइड्रेट यूज़ होता है. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स अपने बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ऐसे कई सारे कंपाउंड्स हैं, उसको जनरली अपने क्या बोलते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स. Now let us start with glucose. What is glucose? Glucose is a monosaccharide. Monosaccharide का मतलब क्या है? It contains only one sugar unit. So monosaccharide are that sugar units which cannot be hydrolyzed further. मोनोसैकेराइड को अपने आगे हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते. ओके, तो ग्लूकोज अपने को कैसे मिलता है? प्लांट्स में से. ओके, तो प्लांट्स कन्वर्ट carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll into glucose. तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड in the leaves of the plant. In the leaves of the plant with the help of carbon dioxide, water in presence of chlorophyll and sunlight. ओके, तो इसका जो रिएक्शन है वो क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बीच में रिएक्शन होता है, दैट मीन्स 6H2O एंड 6CO2 क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाता है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलके स्टार्च या सेलुलोज या सुक्रोज वॉटेवर बाद में बनाते हैं. ओके, नाउ ये जो ग्लूकोज है अपने बॉडी में उसका रेस्पिरेशन होता है. ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. ओके, तो अपना जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है बॉडी में, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन होता है और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O दैट इज वाटर प्लस एनर्जी. ये जो एनर्जी है वो अपने बॉडी के लिए यूज होता है. ओके, तो बेसिकली क्या है?
फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज हो रहा है, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो सनलाइट का जो एनर्जी है वो अपने रेस्पिरेशन के थ्रू वही एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। एनिमल्स कन्वर्ट प्लांट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। ओके, तो एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस होता है? जो अपने स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका डिकम्पोजिशन होता है एंड ग्लूकोज बनता है अपने बॉडी में। ओके, एंड ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन बनाता है। ग्लाइकोजन में से अगेन ग्लूकोज बन सकता है। सी, ग्लूकोज अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो वो स्टोर हो जाएगा बॉडी में, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एंड जब भी अपने बॉडी में और ज़रूरत पड़ेगी ग्लूकोज की, तब क्या होगा, ग्लाइकोजन में से अगेन ग्लूकोज बनेगा एंड ग्लूकोज में से फैट्स या एमिनो एसिड बनेंगे। रेस्पिरेशन का अपनों ने फॉर्मूला देख लिया है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो carbohydrates are classified on the basis of the number of sugar units present inside them। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने शुगर यूनिट है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इज सिंपल शुगर, they cannot be hydrolyzed into simpler units, example glucose, galactose, ribose। ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक शुगर यूनिट प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ओलिगोसैकेराइड। सो व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स joined by glycosidic bonds। ओके, सो ओलिगोसैकेराइड का मतलब ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट हो। सो अगर 2 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होगा देन इट इज नोन एज डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल इज माल्टोस एंड सुक्रोज। 3 शुगर यूनिट या 3 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट हो देन इट इज नोन एज ट्राइसैकेराइड्स। What do you mean by polysaccharides? Polysaccharide means they are those carbohydrates which contains more than 10 monosaccharide units। ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड या 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल देम पॉलीसैकेराइड्स। ओके, सो एग्जाम्पल इज स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। पॉलीसैकेराइड का दूसरा नाम है ग्लाइकेन्स। Monosaccharides are again classified on the basis of number of sugar units। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट में कितने शुगर यूनिट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है मोनोसैकेराइड का। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर डिवाइडेड इनटू ट्रायोस। ओके, ट्रायोस का मतलब ये है कि उसके अंदर 3 कार्बन एटम हैं। टेट्रोस मीन्स इट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स। पेंटोस means contains 5 carbon atoms, hexose means contains 6 carbon atoms, heptose 7 carbon atoms, octose 8 carbon atoms। Okay, so monosaccharides are further classified on the basis of the number of carbon atoms present inside them। तो उसके अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। Next classification of monosaccharide is on the basis of the functional group। शुगर यूनिट या मोनोसैकेराइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ओके, फर्स्ट जो ग्रुप है दैट इज आल्डोस, सेकंड जो है वो कीटोस। आल्डोस का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोस का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, सो aldose contain aldehyde group, example is glucose, ribose, erythrose and glyceraldehyde। Ketose contain ketone group and example is fructose, ribulose and dihydroxyacetone।
तो ये सब जो है वो एल्डोस एंड कीटोसिस के एग्जाम्पल है। एल्डोसिस का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, राइबोस, एरिथ्रोज एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड, whereas the examples of ketosis are fructose, ribulose and dihydroxyacetone. Now let us move towards the types of monosaccharide, forms of monosaccharide. So ट्रायोस का एग्जाम्पल, ट्रायोस में अल्डोस हो सकता है, कीटोस हो सकता है। ट्रायोस का मतलब इसमें ये कार्बोहाइड्रेट में 3 कार्बन एटम होंगे। ओके, सो द कार्बोहाइड्रेट containing 3 carbon atom with aldehyde functional group is known as aldose। एग्जाम्पल है डीग्लिसरॉल्डिहाइड। Glyceraldehyde is the 3 carbon atom compound with aldehyde functional group. Now, which is the 3 carbon atom carbohydrate containing the ketonic functional group? The example is dihydroxyacetone. तो आप देख सकते हो कि डीग्लिसरॉल्डिहाइड में CHO एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में C डबल बॉन्ड O कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। टेट्रोस मीन्स कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग 4 कार्बन एटम। ओके, अगर टेट्रोस में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो देन इट इज नोन एज एरिथ्रोस। ओके, सो द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स with aldehyde functional group is known as erythrose and the tetroses containing ketonic functional group is known as erythrulose। एरिथ्रोस मीन्स उसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, एरिथ्रुलोस मतलब उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। नाउ कम्स अवर पेंटोस। पेंटोस मीन्स 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम containing aldehyde functional group. Example is D-ribose and D-deoxyribose। D-ribose and D-deoxyribose में क्या है, 5 कार्बन एटम है एंड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। ओके, देन कीटोस मीन्स 5 कार्बन एटम्स विथ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो एग्जाम्पल इज रिबुलोस एंड xylulose। Okay, so you have seen the examples of triose, tetrose, pentose, then comes your hexose। Okay, hexose is most important for your point of view because आपका जो यूनिट है उसमें मोस्टली 2 हेक्सोस है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस। नाउ हेक्सोस में आपको पता है कि 6 कार्बन एटम होते हैं। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में 6 कार्बन एटम है एंड उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो देन द एग्जाम्पल इज ग्लूकोज एंड मैनोस। ओके, नाउ इफ योर कार्बोहाइड्रेट इज कंटेनिंग 6 कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन देन द एग्जाम्पल इज फ्रक्टोज। ओके, तो आल्डोस में क्या आएगा, ग्लूकोज, मैनोस, गैलेक्टोस। तो आप देख सकते हो तीनों स्ट्रक्चर में CHO फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन लास्ट में जो फ्रक्टोस है उसमें C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है। तो हेक्सोस कंटेनिंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आर ग्लूकोज, मैनोस, गैलेक्टोस, whereas the hexose containing ketonic functional group are fructose। अब कार्बोहाइड्रेट में कई सारे रिएक्शंस होते हैं, तो अपने वन बाय वन देखते हैं कि व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्रेडेशन। ओके, तो डिग्रेडेशन मीन्स वो डिग्रेड हो रहा है। एग्जाम्पल इज रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन में आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो स्टार्टिंग कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्टिंग कार्बोहाइड्रेट के पास ज़्यादा कार्बन एटम होगा एंड फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बोहाइड्रेट के पास कम कार्बन एटम होगा। एक एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। फर्स्ट लेट अस से द डेफिनेशन। रफ डिग्रेडेशन, अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट रिमूव्स द रिड्यूसिंग कार्बन from the sugar and decreases the number of chiral centers by 1
यूज टू रिलेट कॉन्फ़िगरेशन। तो रफ डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि वो रिएक्शन जो कार्बोहाइड्रेट का रिड्यूसिंग कार्बन, दैट मीन्स एल्डिहाइड या कीटोनिक जो कार्बन है उसको निकाल देता है, एंड कीराल कार्बन का जो नंबरिंग है वो 1 नंबर से उसको डिक्रीज कर देता है। सपोज स्टार्टिंग मटेरियल में 4 कीराल कार्बन है तो फाइनल प्रोडक्ट में 3 कीराल कार्बन होगा। स्टार्टिंग मटेरियल में अगर 10 कीराल कार्बन है देन फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें 9 कीराल कार्बन्स होंगे। ओके, सो इट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ कीराल कार्बन बाय 1 यूनिट। सो यू पता चल गया रफ डिग्रेडेशन का जो प्रिंसिपल क्या है। इसका मतलब ये है कि इसको जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें से एक कार्बन एटम कम करना है, और वो भी कौन सा कार्बन एटम, जो कार्बन एटम जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट मीन्स C डबल बॉन्ड O या CHO ग्रुप प्रेजेंट है, वो जो कार्बन है उसको निकाल देना है, एंड कीराल कार्बन का जो नंबरिंग है उसको डिक्रीज करना है बाय 1 यूनिट। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टेट्रोस कंटेनिंग 4 कार्बन एटम। तो आप देख सकते हो तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें 4 कार्बन एटम है। ओके, सो CHO, CHOH, CHOH एंड CH2OH, दिस इज माय स्टार्टिंग कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसका रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन के साथ, Br2 वाटर के साथ हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट कार्बन का जो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू COOH। एल्डिहाइड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी पूरे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा, ओनली द चेंज इज सीन इन द फर्स्ट कार्बन एटम, एल्डिहाइडिक ग्रुप इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसका रिएक्शन होता है Ca2+ के साथ, दैट मीन्स CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ उसका रिएक्शन होता है, एंड इट इज़ फॉर्मिंग कैल्शियम ग्लूकोनेट, दैट मीन्स COOCA। ओके, तो यहाँ पे भी चेंज कहाँ पे हो रहा है, ओनली ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। हाइड्रोजन बाहर निकला है, एंड हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एंड H+ निकला है तो मॉलिक्यूल में क्या बाकी बचेगा, माइनस चार्ज, तो CO2 पे माइनस चार्ज आ गया है। अब इसका रिएक्शन होगा वाटर एंड H2O2 सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड Fe3+ के साथ। अब when reaction takes place of calcium gluconate with hydrogen peroxide and FeCl3, what is happening, आप देख सकते हो कि डीग्लिसराल्डिहाइड बन रहा है। ओके, सो COOH ग्रुप जो है वो बाहर निकल रहा है। थर्ड जो स्ट्रक्चर है उसमें से आप CO2 निकालोगे, एंड सेकंड जो कार्बन एटम है उसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे, तब आपका जो D+ ग्लिसराल्डिहाइड है वो बनेगा। तो आप नोट कर सकते हो कि स्टार्टिंग जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 4 कार्बन एटम थे, पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें ओनली 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, सो अगेन फिर से एक और बार, व्हाट डू यू मीन बाय रफ डिग्रेडेशन। रफ डिग्रेडेशन का मतलब सिंपल में ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, सपोज उसमें जितने कार्बन एटम है उसमें से एक कार्बन एटम कम करना है। ओके, सो कौन सा कार्बन एटम कम करना है, जो कार्बन एटम जो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दैट मीन्स कार्बोनिल कार्बन को कम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले रिएक्शन करना होगा Br2 वाटर के साथ, फिर करना होगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, फिर करना होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फेरिक क्लोराइड के साथ, FeCl3 के साथ, देन यू विल गेट द रफ डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे एक और बार देख लेते हैं रिएक्शन। फर्स्ट यू आर हैविंग द स्टार्टिंग प्रोडक्ट ऑफ टेट्रोस। ओके, टेट्रोस है आपके पास, टेट्रोस एंड aldose। सो टेट्रोस एंड aldose 4 कार्बन एटम CHO, CHOH, CHOH एंड CH2OH। उसका रिएक्शन किया Br2 वाटर के साथ। सो
what is the use of BRT water? It is undergoing oxidation. So oxidation करेगा ये कार्बोहाइड्रेट का, तो CHO में से, एल्डिहाइड में से COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, सो COOH बन गया. अब उसका रिएक्शन होगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, CaCO3 के साथ. CaCO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है. तब क्या हो रहा है, यू कैन सी कि COOH में से H जो है, H प्लस जो है वो बाहर निकल रहा है. अब जैसे ही मॉलिक्यूल में से H प्लस निकलेगा तो मॉलिक्यूल कौन से यानी कौन सा चार्ज अटेन करेगा, माइनस. ओके, सो CO2 के पास माइनस चार्ज है. अब इसका रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड FeCl3 के साथ. ओके, सो द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड FeCl3, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो स्टार्टिंग में जो 4 कार्बन एटम थे, टेट्रोस थे, उसमें से अब 3 कार्बन एटम वाले ट्रायोस बन रहे हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रफ डिग्रेडेशन. अब रफ डिग्रेडेशन के बाद आएगा किलियानी-फिशर सिंथेसिस. ये जो है वो रफ डिग्रेडेशन से ओपोजिट प्रोसीजर है. तो किलियानी-फिशर सिंथेसिस में इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन that extends the carbon chain in a carbohydrate by 1 carbon and 1 chiral center. So Killiani-Fischer synthesis में जो रिएक्शन होता है, Killiani-Fischer synthesis में जो सिंथेसिस होता है उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग जो कार्बोहाइड्रेट लिया है उसमें जितने कार्बन एटम होंगे, सपोज 9 कार्बन एटम्स है. ओके, सो स्टार्टिंग कार्बोहाइड्रेट में अगर 9 कार्बन एटम्स है, देन द एंड प्रोडक्ट, लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितने कार्बन एटम्स होंगे, इट विल कंटेन 10 कार्बन एटम्स. ओके, सो किलियानी-फिशर सिंथेसिस हो रहा है. जो नेम है उससे ही आपको पता चल जाएगा. डिग्रेडेशन का मतलब है कि डिग्रेड हो रहा है. तो अगर 10 कार्बन एटम स्टार्टिंग मटेरियल के पास है तो लास्ट में 9 कार्बन एटम बनेगा. सिंथेसिस मतलब क्या है कि उसमें ऐड हो रहा है. ओके, सो किलियानी-फिशर सिंथेसिस में अगर स्टार्टिंग मटेरियल में 9 कार्बन एटम है, देन फाइनल प्रोडक्ट में 10 कार्बन एटम होंगे और उसका जो किराल कार्बन नंबर है वो भी बढ़ेगा. ओके, सो साइनोहाइड्रिन, इसमें क्या हो रहा है कि साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो रहा है. साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन की वजह से एक कार्बन एटम एक्सटेंड हो रहा है. See, let us see an example. First is your glyceraldehyde. Glyceraldehyde is CHO, CHOH and CH2OH. Okay, so CHO, CHOH and CH2OH, you can see कि इसमें 3 कार्बन एटम है ग्लिसरॉल्डिहाइड में. किलियानी-फिशर सिंथेसिस करना है. किलियानी-फिशर सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड H2/Pt and H2O. सो जब किलियानी-फिशर सिंथेसिस हो रहा है, किलियानी-फिशर सिंथेसिस का डेफिनेशन देख लेते हैं. किलियानी-फिशर synthesis is a method by which an aldose is allowed to react with hydrogen cyanide and cyanohydrin is formed and which is hydrolyzed to corresponding acid and it is converted to aldose. तो सबसे पहले क्या करना है, एल्डोस जो है आपका जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसका रिएक्शन किसके साथ करना है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ. हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करना है पहले, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन. अब ये जो साइनोहाइड्रिन बना है उसका हाइड्रोलिसिस करना है एंड साइनोहाइड्रिन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, वो एसिड बन जाएगा. अब ये जो एसिड बना है, एसिड का अगेन उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना. ओके, तो पहला जो स्टार्टिंग है वो क्या है आपका, एल्डिहाइड है, उसका रिएक्शन करना है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन. साइनोहाइड्रिन का फिर अगेन आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन, ताकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर आपको रिडक्शन करना है ताकि आपको अगेन एल्डिहाइड वापस मिल जाए विथ 1 कार्बन एटम मोर. एक कार्बन एटम इसमें ज़्यादा होगा. ओके, सो यू कैन सी कि D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड,
आपके पास D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो उसका रिएक्शन पहले करना है HCN के साथ। HCN के साथ करोगे, फिर H2/PT के साथ करोगे, रिडक्शन भी करोगे साथ में, तब यू कैन सी द प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व। तो पहले साइनोहाइड्रिन डेरिवेटिव बनेगा एंड उसके बाद एसिड बनेगा। ओके, सो D-glyceraldehyde इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू D-एरिथ्रोस। ओके, D-एरिथ्रोस का अगेन उसको गर्म करना है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ आप गर्म करोगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड टू टार्टारिक एसिड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो D-glyceraldehyde है उसमें 3 कार्बन एटम थे एंड लास्ट में जो टार्टारिक एसिड बना है उसमें 4 कार्बन एटम है। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ Killian-Fischer सिंथेसिस। सो 3 कार्बन एटम कार्बोहाइड्रेट में से 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। सो D-glyceraldehyde undergoes Killian-Fischer synthesis in presence of hydrogen cyanide, reduction and water to form D-एरिथ्रोस। D-एरिथ्रोस को गर्म करना है नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? टार्टरिक एसिड। सिमिलरली D-glyceraldehyde को का अगर सेम रिएक्शन होगा बट हाइड्रोजन एंड OH जो ग्रुप है उसका पोजीशन सपोज चेंज हो गया है, तो अगर दोनों हाइड्रोजन एंड दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड हो देन इट इज़ नोन एज एरिथ्रोस, एंड अगर डिफरेंट साइड्स पे हो, ओपोजिट साइड पे हो, देन इट इज़ नोन एज थ्रियोस। सो एरिथ्रोस भी बन सकता है एंड थ्रियोस भी बन सकता है D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से। सो थ्रियोस में से अगेन आप उस थ्रियोस को गर्म करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो क्या बनेगा? टार्टरिक एसिड। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। एरिथ्रोस ले लेते हैं। एरिथ्रोस के अंदर आप देख सकते हो कि 4 कार्बन एटम है, CHO, CHOH, CHOH एंड CH2OH। अब उसका क्या करना है? Killian-Fischer सिंथेसिस। Killian-Fischer सिंथेसिस में अगेन क्या होगा? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, H2PD एंड H2O। तो क्या बन रहा है? एरिथ्रोस में से राइबोस। राइबोस को जब अपने गर्म करते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तब क्या बनेगा? राइबोनिक एसिड। तो लास्ट में जो राइबोनिक एसिड बना हुआ है, यू कैन सी कि इट इज़ कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन एटम? 5 कार्बन एटम। स्टार्टिंग में जो एरिथ्रोस था उसमें 4 कार्बन एटम थे एंड फाइनल में जो राइबोनिक एसिड बना है उसके अंदर 5 कार्बन एटम है। दैट मीन्स इसमें 1 कार्बन एटम ऐड हुआ है एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ Killian-Fischer सिंथेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइबोस में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेम साइड पे है। एक सपोज हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हाइड्रोक्सिल सबका राइट हैंड साइड पे है। नाउ when the same erythros is undergoing reaction with hydrogen cyanide, H2PD and H2O, अगर एक हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोक्सिल सेकंड जो पोजीशन है, सेकंड कार्बन एटम का जो ग्रुप है वो अगर इंटरचेंज हो गया, देन कार्बोहाइड्रेट का नाम ही बदल जाएगा एंड इट विल बिकम एराबिनोस। ओके, सो D-एरिथ्रोस का Killian-Fischer सिंथेसिस जब होता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड उसके बाद जब रिडक्शन होता है तब राइबोस भी बन सकता है एंड एराबिनोस भी बन सकता है। डिफरेंस क्या है राइबोस एंड एराबिनोस में? दोनों 5 कार्बन एटम कार्बोहाइड्रेट है कंटेनिंग द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंस सिर्फ यही है कि राइबोस में हाइड्रोजन अगर लेफ्ट में है तो तीनों हाइड्रोजन लेफ्ट में होंगे एंड तीनों हाइड्रोक्सिल राइट में होंगे या वाइस वर्सा। बट इन एराबिनोस व्हाट इज हैपनिंग? द hydrogen and hydroxyl group of the second carbon atom is different from that of the third and fourth. So third and fourth, so जो एराबिनोस का जो थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एटम है
उसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक पोजीशन पे होगा एंड सेकंड जो कार्बन एटम है उसका जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अलग पोजीशन या ओपोजिट पोजीशन पे होगा। अब यही एरोबिनोस को जब गर्म करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तब एराबोनिक एसिड बनेगा। ओके, सो यू कैन सी कि राइबोनिक एसिड एंड एराबोनिक एसिड में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है एंड ये किससे बना हुआ है? एरिथ्रोस से, जिसके पास 4 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कार्बन एटम इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ किलियानी-फिशर सिंथेसिस। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ थ्रियोस, ताकि आपको डिटेल में पता चल जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो थ्रियोस में आप देख सकते हो कि इसमें 4 कार्बन एटम है। थ्रियोस इज कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स CHO, CHOH, CHOH एंड CH2OH। सो थ्रियोस का जब किलियानी सिंथेसिस हो रहा है देन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड H2PD, तो फर्स्ट क्या बन रहा है? जाइलोस। ओके, जाइलोस बन रहा है एंड जाइलोस को जब गर्म करोगे HNO3 के साथ तब जाइलोनिक एसिड बन रहा है। ओके, यही थ्रियोस को जब गर्म कर रहे हो तब अगर थर्ड कार्बन जो एटम है, यू कैन सी के HNOH का जो पोजीशन चेंज है वो आप देख लेना, जो पोजीशन चेंज हो रहा है अगर वो ऐसा अरेंजमेंट हो तो लाइक्सोस बनेगा एंड उसका अगर ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो क्या बनेगा? लाइक्सोनिक एसिड। तो ये जो मैंने बताया है रिएक्शन, उसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट यू कैन गिव वन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन गेट द फुल मार्क्स। ओके, तो आप कोई एक सपोज आप D3OS का एग्जांपल ले रहे हो तो उसका किलियानी-फिशर सिंथेसिस करोगे। पहले आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करोगे, फिर उसका क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आप ये एक ही सिंथेसिस दिखा सकते हो, दैट मीन्स थ्रियोस टू जाइलोस टू जाइलोनिक एसिड, या यू कैन शो थ्रियोस टू लाइक्सोस एंड लाइक्सोनिक एसिड। यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा शो करना है। दोनों आपको रिप्रेजेंट करना है तो भी वेल एंड गुड, अगर एक रिप्रेजेंट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके।